स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्सरसाइज 7.1 आ रही है इंटीग्रेशन। इसमें इंटीग्रेशन का मतलब है प्रति अवकलज, मतलब अवकलन का प्रति अवकलज, इन्वर्स जिसको कहते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी फलन का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन अवकलज का होता है। मतलब डिफरेंशिएशन जिसका है उसी का एंटी डेरिवेटिव होगा, मतलब डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव होता है। कभी भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन उसी का होगा जो डेरिवेटिव होगा। समझ गए? डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होगा। तो शुरू के 5 सवाल आप देखेंगे प्रति अवकलज विधि के द्वारा कैसे करेंगे आप। इसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पहला है sin 2x। तो आप ये देखो कि sin 2x किस फंक्शन का अवकलन है, ये किसका अवकलन है। तो इसके लिए हमें थोड़ा मालूम भी होना जरूरी है। sin cos का अवकलन होता है कि नहीं। ये अवकलज लिखा है, अवकलज का ही प्रति अवकलज होता है, फलन का प्रति अवकलज नहीं होता है। अवकलज का प्रति अवकलज होता है, उसका जो रिवर्स है वही प्रति अवकलज है, मतलब वही इंटीग्रेशन है। ध्यान से समझिए, जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, लेकिन 1/x का जो प्रति अवकलज होगा इंटीग्रेशन, वो log x होगा। समझ गए? अब देखो जैसे ये लिखा है, तो इसके लिए हमें एक बात मालूम होना चाहिए। यहाँ लिखे कि हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है d/dx ऑफ cos 2x, तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, माइनस sin 2x हो जाएगा, और 2x का हो जाएगा 2। ध्यान से समझिए, 2 हो गया। अब हमें यहाँ पर किसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है, sin 2x का, तो वो हमें यहाँ पर छोड़ देंगे और बाकी जो आया सब कर लिया। तो आएगा d/dx ऑफ, ध्यान से समझिए इसको, माइनस 1/2 और cos 2x। देखिए कैसे एंटी डेरिवेटिव निकलेगा। अब ये dx आप इधर लेके जब जाएंगे तो यही d/dx प्रति अवकलज बन जाएगा। जब ये इधर लेके जाओगे तो d/dx dx हो जाएगा, मतलब 1/d/dx। जब यहाँ मल्टीप्लाई में कोई चीज उधर जाएगी तो 1/, नहीं हो जाएगी, तो वो प्रति हो जाएगी, तो वही हो जाएगा इंटीग्रेशन का। बेटा ये सिंबल है ऐसे, ठीक। यानी sin 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो यहाँ देखो भी पता चलेगा आपको, माइनस 1/2 cos 2x। और जब यहाँ से एंटी डेरिवेटिव लगाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं। बात समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो इंटीग्रल होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इंडिफिनिट और एक डेफिनिट। जो डेफिनिट इंटीग्रल होगा वो एक लिमिट के अंदर होगा, उसकी वैल्यू उसी लिमिट के अंदर आएगी और एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन जो इंडिफिनिट इंटीग्रल है उसे हम कई तरीकों से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इंडिफिनिट है, उसका आंसर एक सेम नहीं हो सकता है, बदल सकता है। तो इसलिए वहां पर एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, ठीक है, कि कुछ वैल्यू इधर उधर भी हो सकती है, तो कोई एक कांस्टेंट इसके साथ हमेशा लग के चलेगा। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में कभी नहीं चलेगा, डेफिनिट इंटीग्रल में कभी कांस्टेंट नहीं जुड़ता है, क्योंकि उसमें एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिलेगी। समाकलन 2 ही प्रकार का होता है, समाकलन जो है निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। इसमें कई प्रकार हो जाते हैं, खंड से समाकलन, समाकलन क्रम से, मतलब इंटीग्रल कंटिन्यू है, और पार्शियली डिफरेंट इंटीग्रेशन, ये सब अलग अलग हो जाते हैं इसमें। तो अभी हम इंडिफरेंट ही पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमें कांस्टेंट जोड़ करके चलना है। sin 2x dx का जो एंटी डेरिवेटिव है वो माइनस cos 2x प्लस c होता है। ये आंसर है बेटा इसका। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखा है cos 3x। तो इसके लिए हमें थोड़ा मालूम भी होना चाहिए कि d/dx ऑफ
साइन 3x का ही cos 3x होता है कि नहीं? तो साइन 3x को हम क्या लिखेंगे? cos 3x और 3x का 3 हो जाएगा। अब एंटी डेरिवेटिव निकालेंगे, हमें निकालना जिसको है वो यहाँ रखेंगे क्या? तो ये 1/3 यहाँ रखो cos 3x और यहाँ हो जाएगा 1/3 sin 3x dy/dx। जब यहाँ से dy/dx हटाओगे तो यही एंटी डेरिवेटिव बन जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल इसमें लग जाएगा और ये dx यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ बचेगा 1/3 sin 3x और ये कांस्टेंट बेटा इसमें जरूर जोड़ना है c। ये आपका आंसर हो जाएगा, मतलब cos 3x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो 1/3 sin 3x प्लस c हो जाएगा। ओके, अब ऐसे ही एक तीसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है e की पावर 2x। तो इसके लिए आपको देखो समझना क्या है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो हमें इसका अवकलज लिखना है, मतलब डेरिवेटिव इसका क्या होगा जिसका ये आंसर होगा, वो डेरिवेटिव हमको लिखना है, क्योंकि डेरिवेटिव का ही इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या है, मतलब ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, ठीक है, किसी फंक्शन का ये डेरिवेटिव लिखा है। भाई डेरिवेटिव फंक्शन का होता है लेकिन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का होता है, तो ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तो है लेकिन वो फंक्शन कौन सा है, वो फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन बेटा देखो बताते क्या है, ये थोड़ा सा ऑलरेडी नोन होना चाहिए, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये की पावर 2x और 2x का हो जाएगा, ये 2 इधर ले आओ, तो dy/dx ऑफ 1/2 e की पावर 2x और यहाँ पर आपका e की पावर 2x रहेगा। अब dx को आप एंटी डेरिवेटिव बनाइए ऐसे, तो ये क्या आ गया 1/2 e की पावर 2x प्लस c, देखिए आ गया, यानी e की पावर 2x dx का जो एंटी डेरिवेटिव है वो 1/2 e की पावर 2x प्लस c है, ये आंसर। केवल 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, देखिए 4th नंबर क्वेश्चन भी बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है ax + b का होल स्क्वायर, ध्यान दें बेटा, ax + b का होल स्क्वायर। अब देखो ये भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो अब सोचिए जैसे मान लो x³ लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव 3x² हो जाएगा, यानी अगर x² लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो इसका फंक्शन होगा उसमें पावर 3 होगी, तब तो फार्मूले में स्क्वायर जाएगा डेरिवेटिव में। भाई x³ का डेरिवेटिव क्या है 3x² है, तो हमें ये बात मालूम होना चाहिए कि x² अगर कोई फंक्शन लिखा है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव x² लिखा है तो इसका मतलब है कि फंक्शन में पावर 3 होगी, तभी उसका डेरिवेटिव। भाई nx की पावर n-1 पढ़ाया आपने, तभी तो माइनस होगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सी ये चीज समझनी है, जो dy/dx आप देखिएगा ax + b की पावर 3 लिख दो, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो ये पूरा t है तो हो जाएगा 3t² हो गया। और t का फिर से करो तो 3ax + b में b का 0 हो जाएगा, x का 1 तो a आ जाएगा इसमें, देखो ये आया, क्या आया 3ax + b का होल स्क्वायर। मगर अभी ये एंटी डेरिवेटिव नहीं बना, जिसकी वैल्यू निकालनी उसको यहाँ छोड़ के बाकी सब निकाल लो, 1/3 ax + b होल पावर 3 और dy/dx इधर आ गया, ये देखो ये यहाँ लिखा है ax + b का होल स्क्वायर। अब ये dy/dx जब ले जाएंगे तो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा ax + b की पावर 2 और साथ में dx, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/3 ax + b की पावर 3 और प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा c, ये आंसर हो गया। यानी कि ax + b की होल पावर 2 का जो एंटी डेरिवेटिव है वो 1/3 ax + b की होल पावर 3 ही होगा। ओके, अब आगे 5वें क्वेश्चन में 2 फंक्शन एक साथ लिख दिए गए हैं, sin 2x और फिर माइनस है -4 e की पावर 3x है बेटा।
4e⁻3x। ध्यान देना बेटा, ये लिखा हुआ है, तो इसको अलग अलग आप कर सकते हैं। sin 2x, पहले sin 2x करेंगे, मान लो ये I1 है, इसका पहले करेंगे। तो ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है? sin cos का डेरिवेटिव होता है, तो यानी इसमें हमें लिखना पड़ेगा d/dx ऑफ cos 2x। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos का होता है माइनस sin 2x और 2x का हो जाएगा 2। यहाँ पे sin 2x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगी -1/2 cos 2x और d/dx। अब यहाँ से जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 cos 2x प्लस c हो जाएगा और ये उधर जाके इंटीग्रेशन बना देगा। ऐसे देखिए पहला वाला आ गया। अब ऐसे दूसरा देखेंगे I2 वाला, तो वो है e⁻3x। 4 लिखा है, उसके आप टेंशन मत लो, इसको देखो। तो यहाँ से क्या है, d/dx आप e⁻3x का हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3e⁻3x आ गया। e⁻3x की हमको वैल्यू चाहिए, तो 3 इसके पास में ले आओ, d/dx आप 1/3e⁻3x। अब डेरिवेटिव देखो बनाएंगे बेटा, 1/3e⁻3x प्लस c इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x dx। देखिए एक कांस्टेंट यहाँ पर, एक कांस्टेंट यहाँ, तो इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो। अब दोनों को ऐड कर दो, ध्यान से समझिए बेटा, दोनों इंटीग्रेशन को ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, I1 प्लस I2 कर दीजिए, I हो जाएगा, मान लो I है, तो पहला वाला क्या है बेटा, ये पहला वाला है, -1/2 cos 2x प्लस c1। दूसरा वाला है, ये लिखा है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर -4 था बेटा, ये I1 था पूरा, ये पूरा I2 था। ये I1 हमने लेट कर लिया था, ये पूरा I2 लेट। तो यहाँ पर -4 का मल्टीप्लाई बना रहेगा, ध्यान रखना थोड़ा सा, ऐसे -4x हो जाएगा। तो जैसे ही -4 का मल्टीप्लाई उसमें कराएंगे तो क्या आ जाएगा, -4 रहेगा। तो अब वो वाला लिख लो फंक्शन, 1/3e⁻3x प्लस c2। ठीक, अब देखिए ये क्या हो गया, -1/2 cos 2x -4/3 e⁻3x प्लस c1 और -4 c2। अच्छा यहाँ पर आप ये रखिए कांस्टेंट है, इसकी जगह पर दोनों कांस्टेंट है, तो एक बड़ा कांस्टेंट लिख दिया आपने c। ये कांस्टेंट है -4/3 e⁻3x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस। sin 2x -4 e⁻3x का जो डेरिवेटिव, जो एंटी-डेरिवेटिव है, वो आपके सामने सीधे सीधे निकल आया है। हमने अलग अलग इसीलिए पार्ट भी बताया, आप लोग ध्यान से समझेंगे, आपको तुरंत समझ में आएगा। बस 5 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखे गए हैं। अब आगे के जो तरीके हैं वो आपको लेट करना है, लेट करके फिर आगे सीखना है, मगर पहले आपको ऐसे ही करने हैं और कोई तरीका नहीं करना है। इसके पहले क्वेश्चन में लिखा होगा निम्नलिखित फलनों के प्रत्यावकलन यानी समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये निरीक्षण विधि है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ही करना है, दूसरा नहीं करना है। आप नोट कर लीजिए बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।